क्या आप नहीं चाहते कि आप कुछ दिन के लिए गायब हो जाएं? जिंदगी की नीरसता से दूर सूर्यास्त की शांति में बहता हुआ पाएं। जो सल्वाडोर अल्वारेंगा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वो आपको ये सलाह जरूर दे सकता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। अपनी जिंदगी में अल्वारेंगा को गहरे नीले रंग में खो जाने पर बेहद नाराजगी हुई। लोग अगर समुद्र में कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं, तो हम अचंभित हो जाते हैं, लेकिन सल्वाडोरियन मछुआरा तो इससे एक कदम ऊपर ले गया। मैक्सिको के कोस्टा अजुल के तट से गायब होने के 438 दिनों बाद वो मिला किसी चमत्कार की तरह प्रशांत महासागर के बीच जिंदा। ये एक दर्दनाक कहानी है जो किसी आप बीती की जैसी लगती है, लेकिन अल्वारेंगा ठहरा हार्ड मास का एक आदमी। कोबाल्ट के विशाल विस्तार के बीच पानी की कमी और बिगड़ती मानसिक हालत के साथ जूझते हुए अल्वारेंगा समुद्र में 14 महीनों के एक लंबे समय तक अपनी आदतों और कल्पनाओं के सहारे जिंदा रहा। पानी के बिना एक आम इंसान कितने समय तक जीवित रह सकता है, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर रांडेल के बैकर का दावा है कि कोई इंसान कुछ ही घंटों तक तपते वातावरण में डिहाइड्रेशन की वजह से मर सकता है। हो सकता है कि अल्वारेंगा नवंबर की ठंडी हवा में रहा हो, लेकिन पानी की लगातार कमी के कारण 438 दिनों तक जिंदा रहना, जब पीने के लिए मूत्र हो और थकान के साथ जूझना हो, तो ये चमत्कार लगता है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की स्थिति में आप मूत्र की एक बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काफी खराब सलाह होगी। शारीरिक मल में पानी, सोडियम और क्लोराइड का मिश्रण होता है और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक उसमें बैक्टीरिया की 85 विभिन्न प्रजातियां भी होती हैं। असल में ये समुद्र का खारा पानी पीने के बराबर है, इसलिए नाविक बारिश के पानी को ही जलापूर्ति का एकमात्र उपयुक्त स्रोत मानते हैं। थैलासोफोबिक्स आपको बता सकते हैं कि समुद्र में डिहाइड्रेशन के अलावा और भी कई खतरे हैं। इस नए जमाने के रॉबिन्सन क्रूसो ने खुद को हाइपोथर्मिया के खतरे में डाल दिया, क्योंकि रात की कड़कती ठंड और गीले कपड़ों ने एक घातक जुगलबंदी कर चुके थे। वो डिहाइड्रेशन की कगार पर था और जैसा कि आपको आगे पता चलेगा, पागलपन भी। फिर भी अल सल्वाडोर के इस 36 वर्षीय मछुआरे ने बिना किसी लाइफलाइन के 6700 मील की यात्रा की और अपनी अविश्वसनीय कहानी बताने के लिए जीवित रहा। 17 नवंबर 2012 को जब वो अपनी पहली यात्रा पर निकले तो पीछे कुछ ज्यादा नहीं छोड़ा था। 8 साल तक अपने माता पिता से दूर रहे और फिर अपनी बेटी की कस्टडी उन्हें देकर अब उनके पास सिर्फ समुद्र ही बचा था। विल मारिनो रोड्रिग्ज के साथ 4 साल तक पेशेवर मछुआरे के रूप में करते हुए वो अपनी इस काम की खामियां जो जान गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें इस यात्रा के दौरान आने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार नहीं पाई थी। 24 वर्षीय एजेक्विल कॉर्डोबा के शामिल होने के बाद, जो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि अल्वारेंगा के दोस्त रे पेरेज इस अभियान में शामिल होने से मुकर गए थे। अल्वारेंगा मछली पकड़ने की यात्रा पर निकले जो सिर्फ 30 घंटा लंबे होने वाली थी। रास्ते में बारिश या किसी और चीज की उम्मीद न करते हुए दोनों ने अपनी इस यात्रा के लिए लाइट्स प्रकाश पैक की और अपने उपकरणों को ठीक से जांचने में विफल रहे। उनके अति आत्मविश्वास ने उन्हें आधे खाली रेडियो बैटरी और एक जीपीएस के साथ छोड़ दिया, जो कि वाटरप्रूफ भी नहीं था। यात्रा की शुरुआत उसके उलट थी जैसा सोचा था। उन्होंने 1000 पाउंड से ज्यादा मछलियों का शिकार किया, जो मछली पकड़ने के छोटे चार्टर के लिए एक मोटी कमाई थी। उनकी यात्रा को ज्यादा समय नहीं हुआ था कि आसमान में लुढ़कते बादल एक अप्रत्याशित विनाशकारी तूफान के साथ आए, जिसने नाव को तबाह कर दिया। 25 फीट के उस जहाज को खुद में समाने की धमकी देने वाले गहरे समुद्र और उनके समुद्री जल के खिलाफ दोनों संघर्ष करते रहे, लेकिन पहले ही काफी नुकसान हो चुका था और वो रास्ता भटक चुके थे। हालांकि अनुभवी मछुआरे ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन उनका अनुभवहीन शिपमेंट, जिससे वो यात्रा पर निकलने से कुछ ही समय पहले मिला था, ये सब देखकर हड़बड़ा गया। वैसे ही जैसे कोई दूसरा आम व्यक्ति। शार्क्स का शिकार होने के ख्याल से वो डर गया और उन पर डूब जाने के डर से उनके हाथ पांव फूल गए। उसकी चीखें शांत मन वाले अल्वारेंगा को विचलित नहीं कर सकी, जो खुले आसमान तक रास्ता बना पाया और कुछ दूर उसने जमीन का एक टुकड़ा देखा। आशा की एक किरण दिखाई दी और राहत की सांस लेते हुए उसने अपने बॉस को रेडियो किया। एक छोटी सी बातचीत और बचाव टीम निकल पड़ी, जो उस जोड़े को घर वापस ले आने के लिए आश्वस्त थी। लेकिन इसके बजाय ये आखिरी बार था जब किसी ने अल्वारेंगा से 430 दिनों से ज्यादा समय तक सुना। राहत के पल कुछ ही समय के लिए थे, क्योंकि लहरें नाव से टकराती रहीं और हर तरह से उसे उछालती रहीं। नाव लगभग डूब ही गई थी, लेकिन अल्वारेंगा ने अपने भार को हल्का करने के लिए अपने शिकार को छोड़ना पड़ा। जब ये भी काफी नहीं रहा तो बर्फ और बचाया हुआ तेल भी फेंकना पड़ा। कोई एंकर न होने की वजह से कप्तान ने 50 बॉय को एक साथ जोड़कर एक मेशिफ्ट ड्रैग बनाया, जिसने जहाज को कुछ स्थिरता देने में मदद मिली। जितनी ताकत से वो लड़ते गए, प्रकृति भी उतना ही उन्हें पीछे धकेलती गई। एक बंद इंजन, एक खराब जीपीएस
जीपीएस और एक डेड रेडियो उन्होंने उनकी स्थिति की गंभीरता को सिर्फ और सिर्फ बढ़ा दिया और एक शांत कप्तान भी अपनी बौखलाने लगा। गुस्से में उसने एक क्लब से उस डेड इंजन को भी ठोक दिया और बेकार उपकरणों को पानी में फेंक दिया ताकि समुद्र उन्हें निगल जाए। जब हवा ठंडी हो गई और बारिश ने उन्हें सूखने के लिए समय देने से इनकार कर दिया तो उन नाविकों ने एक बड़े आइस बॉक्स को उलट कर गए उसे आश्रय की तरह इस्तेमाल किया। एक साथ छिपकर वो गर्म रहकर बारिश और समुद्र के पानी को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते रहे जो उनके पैरों के पास जमा होने लगा था। तूफान के आवेश में वो समुद्र में आगे निकल गए और दूरी मापने के किसी साधन के बिना एक बात साफ थी कि अनहोनी घट चुकी थी। वो अब समुद्र में खो चुके थे। अगर अल्वारेंगा अपने काम में मंझा हुआ ना होता तो उनकी हालत कहीं ज्यादा खराब हो सकती थी। वो जानता था कि सिर्फ अपने हाथों से मछलियां कैसे पकड़ी जाएं और अपने हाथों को स्थिर रखकर सिर्फ 1 इंच दूर ताकि मछली उनके बीच से तैर सके। जैसे ही किसी चीज का स्पर्श मछली को शल्क में धंसा देता। ये कोई अचूक तरीका नहीं था लेकिन इसने काम जरूर किया और उसके साथी को जीविका प्रदान की। कई मछलियों के अलावा जो उसने पकड़ी और कॉर्डोबा ने साफ की और धूप में सूखने के लिए छोड़ दी। वे कभी कभी कुछ उत्सुक कछुए या बदकिस्मत निशाने वाली फ्लाइंग फिश खाकर भी जिंदा रहे। जहाज पर पानी नहीं होने की वजह से अल्वारेंगा को परेशान होकर कभी कभी अपना ही मूत्र पीना पड़ा। भूख के दर्द को दूर करने के लिए उसने अपने नाखूनों को खा लिया और जेलीफिश को पूरा निगलने की जलन से भी जूझना पड़ा। फिर समुद्र में लगभग 2 हफ्तों के बाद उनकी किस्मत कुछ हद तक चमकी जब आसमान में अंधेरा छाया और बारिश की आवाजों ने आइस बॉक्स के अंदर से उनका ध्यान खींचा। इसी क्षण के लिए अल्वारेंगा तैयारी कर रहा था जब से वो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहा था। इतना पानी वो एक बार में आसानी से पी सकते थे और शुरुआत में उन्होंने जी भरकर पिया भी, लेकिन फिर दोनों ताजे पानी की सप्लाई पर कड़ा राशन लगाने पर सहमत भी हो गए। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में और वो दोनों किसी तरह जिंदा रहे। वो अपनी ओर तैर कर आते प्लास्टिक के डब्बों और बोतलों को जमा कर लेते। तब उन्हें एक बहते हुए कचरे के बैग में आपूर्ति के लिए एक छोटा सा खजाना हाथ लगा। उसमें उन्हें चबाई हुई च्युइंगम, आधा बासी दूध, आधा गोभी का फूल और कुछ गाजरें मिली। उन लोगों के लिए ये सब एक सोने की खान के जैसा था जो मछली, कच्चे कछुए और समुद्री पक्षियों के टुकड़ों और मूत्र के सहारे जिंदा हों। अपने इस राशन के साथ उनके पास एक भोजन भंडार था जो कुछ दिनों तक चलता और उस समय दोनों को थोड़ा आराम मिला। अल्वारेंगा को इस सब के बाद पुरानी बातें याद आने लगीं और वो दोनों अपनी माँ और अपने पछतावों पर बात करने लगे। अगर अल्वारेंगा समुद्र में मर ही गया होता तो वो अपने माता पिता से 1 दशक तक बिना कोई बातचीत किए ही गुजर गया होता। बदकिस्मती से शांति के समय कुछ ही देर के लिए वो वहाँ पर था क्योंकि समुद्री पक्षियों का कच्चा मांस खाने से कॉर्डोबा बीमार पड़ गया। अपनी बीमारी के मद्देनजर उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया और उसकी मानसिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। अल्वारेंगा डटा रहा लेकिन साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। निराशा ने दोनों नाविकों को हताश कर दिया और उन्होंने एक समझौता किया। अगर इन परिस्थितियों में किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरा उन दोनों के माता पिता से मिलकर उनकी आप बीती सुनाएगा और अलविदा कहेगा। ज्यादा समय नहीं लगा उन्हें इसको पूरा करने में। बाकी किसी सुबह की तरह ही एक सुबह थी जब कॉर्डोबा के शरीर ने आखिरकार हार मान ली। अल्वारेंगा को जैसा याद था कि वो खुद को फिसलता हुआ महसूस कर रहा था। कप्तान ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन उसका शरीर सख्त पड़ गया और अकड़ने लगा। मुझे अकेला मत छोड़ो, अल्वारेंगा ने रोते हुए कहा। मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? यही हकीकत थी जिसका उसे आने वाले समय में सामना करना था अपने दोस्त के जाने के बाद। हालांकि जब इस ट्रैक की शुरुआत में वो अजनबी थे लेकिन अल्वारेंगा बुरे वक्त में बनाए अपने इस दोस्त की कदर करने लगा था। वो जितना अपने साथी की मौत को मानता उतना ही उसे जाने नहीं देना चाहता था। 6 दिनों तक ये अकेला जीवित प्राणी अपने मुर्दा दोस्त से बातें करता रहा कि वो कैसे सोया था, उसने कुछ खाया था। फिर एक शांत चांदनी रात में अल्वारेंगा को एहसास हुआ कि वो असल में क्या कर रहा है और इसलिए उसके शरीर को भोजन की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसने अपने दोस्त को समुद्र में ही अच्छे से दफन कर दिया। कॉर्डोबा की मौत के लिए नाविक ने खुद को दोषी ठहराया और आगे बढ़ता गया। आत्महत्या का ख्याल रह रहकर आता लेकिन अल्वारेंगा का मानना था कि इससे वो स्वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा अकेला, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके इस लंबे दुर्भाग्य का अंत होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान वो दूर जहाजों के सिलूट को देखने के लिए आसमान को निहारता रहता। कई अवसरों पर उसे कुछ कंटेनर जहाज भी दिखाई देते और उसमें ऊपर और नीचे कूदने की ऊर्जा आ जाती, लेकिन हर बार वो जहाज इस खोए हुए नाविक से अनजान आगे बढ़े चले जाते। किसी से बात न करने के कारण अल्वारेंगा अपनी कल्पना में खो जाता। समय बिताने के लिए, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक आत्मरक्षा तंत्र की तरह उसका दिमाग अपनी ही वास्तविकता बुनने
लगता, जो इतनी सच्ची लगती थी कि वो उसके हर पहलू को महसूस कर सकता था। सुबह वो जहाज को तेज करता, लेकिन उसके दिमाग में वो दुनिया भर में इत्मीनान से कहीं घूम रहा था। इन वैकल्पिक वास्तविकताओं ने उसे तब तक विचलित किया जब तक कि उसने लहरों की सवारी करते हुए उसकी आंखों ने सबसे बड़ा मतिभ्रम नहीं देखा। प्रशांत महासागर को ढकने वाली पतली धुंध में उसे एक द्वीप दिखाई दिया। वो अब तक ऐसी चीजें देखने का आदी हो चुका था, लेकिन वो जानता था कि ये मतिभ्रम अस्थायी थे। जितनी देर तक वो उन छवियों को देखता उतना पक्का एहसास होता, लेकिन अगर ये सच है तो उसे ये सुनिश्चित करना था कि उसकी नाव उसकी ओर बह रही है। जहाज के पार भागते हुए उसने तेजी से लाने के लिए नाव को पीछे घसीटती बॉयज को काट दिया। उनकी नाव को किनारे तक पहुंचने में केवल 1 घंटा लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो नाव से कूदा और तट पर तैर गया, जिसे बाद में वो एबॉन एसोल के चिले आइलैंड पर पहुंचा। निर्वस्त्र ही सही, ठोस जमीन पर आने की खुशी के साथ अल्वारेंगा नरम रेत पर रेंगता हुआ बढ़ रहा था। जब एक छोटी नहर के पार से स्थानीय लोग एमी और रसेल लेबोमेटो ने उसे देखा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्वारेंगा नाव से लाए एक चाकू को पकड़कर उछलकूद कर रहा था। फिर भी एमी और रसेल ने अजीब आदमी को अपने घर में आमंत्रित किया। अल्वारेंगा को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था, और वो उस समय मायने भी नहीं रखता था। उसका 438 दिन का ये बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। अपनी जमीन पर लौटने के बाद अल्वारेंगा को एज़ेकिएल कॉर्डोबा के परिवार द्वारा नरभक्षण के आरोपों का सामना करना पड़ा, और जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खाने के लिए उस पर $1 मिलियन का मुकदमा किया। ये मुकदमा उस पर जोनाथन फ्रैंकलिन की 438 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी नामक किताब की डील उसे मिलने के कुछ समय बाद ही दर्ज कराया गया था। लेकिन कॉर्डोबा के परिवार का एक सदस्य उस मछुआरे को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए खुश था, जिस तरह उन्होंने समझौते में वायदा किया था। ठीक होने के बाद अल्वारेंगा ने उस युवक की मां से मिलने के लिए मैक्सिको की यात्रा की। हालांकि $1 मिलियन का मुकदमा, जो असल में कभी प्रतिबंधित नहीं हुआ, आपको इस सोच में डाल देगा कि अल्वारेंगा की कहानी ने उसे करोड़पति बना दिया, लेकिन यह हकीकत से बहुत दूर है। 2015 में अल्वारेंगा के वकील रिकार्डो क्यूक्लोन के अनुसार फ्रैंकलिन की किताब के अमेरिका में मूल रूप से सिर्फ 1500 प्रतियां बिकी थीं, और हॉलीवुड का भी एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म के विकल्प पर कुछ कहना बाकी है। जितनी जल्दी वो एक सनसनी और प्रेरणा बन गया, दुनिया भी धीरे धीरे जोस अल्वारेंगा के बारे में भूल गई, लेकिन हर कोई नहीं। 2017 में वो प्रीपरकॉन की गेस्ट लिस्ट में थे, एक सम्मेलन जो आपदा की तैयारी और जीवन रक्षण के लिए समर्पित है। अल्वारेंगा की यह बीती इतनी आसानी से नहीं भूली जा सकती, लेकिन वो इससे डर कर बैठ जाने के लिए तैयार नहीं है। 2015 में खबरें थी कि वो अभी भी मछुआरे के रूप में अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के बारे में आशावादी था। क्या आपको लगता है कि आप 1 साल से ज्यादा समुद्र में फंसे रह सकते हैं? आप अल्वारेंगा की जगह होते तो क्या करते? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।